हेलो स्टूडेंट, मैं इसके लिए स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आपका जो 10th क्लास का एग्ज़ाम जो है 17 फरवरी से है और जिसमें कि आपका 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको मद्देनज़र देखते हुए जो है हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किया है और इसी ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो है ये अगला सीरीज है। ये वीडियो नंबर 5 होगा। अगर इससे पहले आपने 4 वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि 92/115 को सरलतम रूप में लिखना है। तो 92/115 को आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो इसको काट करके छोटा कर देना है। तो 23 चौक क्या होता है 192 और 23 बचे 115। तो ये आपका जो 4/5 है ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि दो परमीय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमीय संख्या हो सकती है। तो दो परमीय संख्याओं के बीच में अधिकतम जो है वह कितनी हो सकती है, अनंत अपरमीय संख्या हो सकती है। यदि आपसे दो अपरमीय संख्याओं के बीच में भी पूछेगा तो वो भी आपका अनंत ही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत है, हमने जब चैप्टर वाइज वीडियो बताया था उसमें हमने शांत अशांत समझ बहुत सारा प्रश्न बताए थे। तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जो है आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि इतना के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल हमने बताया था कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, फार्मूला -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो इस तरह से यहाँ पर c/a, c क्या होता है, अचर पद होता है। तो अचर पद इसमें क्या है, a दिया गया है। बटा में a का मतलब होता है x² का गुणांक और x² का या y² गुणांक। तो क्या दिया गया है, d। तो ये d, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, a/d। तो a/d ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका आंसर हो जाएगा a/d। तो ये तो फार्मूला था, इस पर हमने फिर वैल्यू बैठा दिया तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि √18 का परमीयकरण गुणांक क्या होगा। मतलब कि √18 में जो है हम किस संख्या से गुना करेंगे ताकि वह परमीय संख्या बन जाएगा। तो √18 का यदि आप वर्गमूल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। 3√2 हो जाएगा, 3 3 9, 9 दूना 18। अब इसमें किससे गुना करने पर यह परमीय हो जाएगा, या फिर बोले कि रूट हट जाएगा। तो अगर हम √2 से गुना कर देते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 3 गुने √2 गुने √2 2, और ये हो जाएगा 6 जो कि एक परमीय संख्या है। इसका मतलब किससे गुना करना पड़ा, √2 से। तो इसका परमीयकरण गुणांक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 कहता है क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वह कितना होता है, 2 होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो। तो यहाँ पर जो ये आपका जो इक्विवेलेंट भाज्य का जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है R किंतु छोटा है b से। 0 से बड़ा या बराबर है R किंतु छोटा है b से। तो R जो है वह छोटा होना चाहिए b से। यहाँ पर देखिए R बड़ा है b से कह दिए, इसे गलत हो जाएगा। ये देखिए R छोटा है b से, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन परमीय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन सी परमीय संख्या है, तो ये एक अपरमीय संख्या है कि √3 है, रूट में रहेगा। अगर उसको हम वर्गमूल नहीं कर सकते या रूट में रहेगा और वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो आप समझिए वह अपरमीय संख्या है। तो इसमें भी √7 है, यह अपरमीय है, ये भी अपरमीय है। बट यहाँ पर √5 से √5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 6, और 6 एक आपका परमीय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर
8 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 का प्रश्न 9 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। तो इसको गुणनखंड करने पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस और 7 इंटू एक्स प्लस 5। तो x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो इसका जो शून्यक हो जाएगा वह -7 और -5 होगा। दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। तो दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी जो कि दिया गया है, दोनों ऋणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अभी जस्ट हम बताए थे क्वेश्चन अपरिमेय संख्या वाला, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, या फिर अभी हम बता देते हैं। देखिए रूट 121 है, 121 पूर्ण वर्ग होता है किसका, 11 का। इसको रूट से निकालेंगे 11, तो एक परिमेय संख्या हो गया। और इसी तरह 289 भी 17 का होता है और 14 का 196 होता है, लेकिन 27 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि 5y स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 कर देंगे। इस तरह से 5y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और y स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 5, तो y बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट अंडर 5। तो प्लस माइनस रूट अंडर 5, एक दा रूट प्लस में, एक दा रूट 5 माइनस में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 कहता है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल इतना है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है 3 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया गया है -40। आपको निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है निकालने का, वह के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर और ये अल्फा प्लस बीटा का क्या है 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना -40, तो प्लस माइनस -40। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। ऑप्शन नंबर ए ही जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 कहता है युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 8 का है। एक हल है, दो हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है। तो इसको देखिए, ये आपका ये जो a1 हो जाएगा, इसमें x1 का गुणांक a1, y1 का गुणांक b1 और अचर पर हो जाएगा c1। इस c1 को इधर ला कर लिखेंगे। तो a1 आपका कितना हो जाएगा, x का गुणांक 1 हो जाएगा, y का गुणांक 2 हो गया, अचर पद कितना हो गया इधर जाकर -4 हो गया। फिर इसमें देखिए x का गुणांक कितना है 2 है, y का कितना है 4 है, और इसको इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा -8। अब इसको सबको इस तरह से इसका अनुपात निकाल दीजिए। तो ये 1/2 हो गया, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से ये तीनों ही बराबर है। तो आप जानते होंगे कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 यदि रहे तो इसके कितने हल हो जाते हैं, अनंत हल हो जाते हैं। कितने हल हो जाते हैं, अनंत। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। लेकिन यहीं पर अगर आपको कह दे कि ये बराबर ना हो, तो 2 बराबर हो जाए और एक तीसरा का जो है बराबर नहीं हो, तो कोई हल नहीं होता है। लेकिन यदि पहला वाला ही a1 a2 बराबर नहीं हो तो एक हल हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 में कहा जा रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम है मतलब कि 2 शून्यक, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अगर मान लिया जाए कि अल्फ़ा x है तो बीटा 1/x होगा, तभी तो व्युत्क्रम होगा। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, ये आप सीधा समझिए व्युत्क्रम है, ये तो अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर आप व्युत्क्रम है तो यदि आप शून्यकों को गुना कीजिएगा तो कितना होना चाहिए, 1 आ जाएगा।
अल्फ़ा इंटू बीटा, गुना करने पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी अल्फ़ा इंटू बीटा का आपका फॉर्मूला कितना होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का आपका फॉर्मूला होता है C/A, और यहाँ पर वैल्यू आपका आ गया x गुने 1/x करके 1 बराबर C/A। तो C का मतलब होता है अचर पद, और अचर पद की जगह पर है -b/a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, और x का गुणांक यहाँ है 1। तो इस तरह से आपका b का वैल्यू जो हो गया वह हो गया -1। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आपको -1 दिया गया है। तो ये आपका 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब हम चैप्टर वाइज बताए थे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का कोण बनता है। ये अर्धवृत्त हो गया। अब इस पर जो आप कहीं से भी कोण बनाइएगा, ये कोण, ये सभी 90 डिग्री का एंगल होगा। कितना होगा 90 डिग्री का। या फिर कहे आपको कि जो वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण कै डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a = non-0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि कि वास्तविक मूल नहीं है तो देखिए क्या होता है कि विवेचक हम लोग निकालते हैं। यदि विवेचक जो है ऋणात्मक आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं रहता है। तो ऋणात्मक आ जाएगा मतलब कि d जो है वह छोटा हो जाता है 0 से, मतलब कि b² - 4ac और लेस देन 0। तो b² - 4ac लेस देन 0, ये 0 से छोटा हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो 0 से बड़ा या बराबर हो जाने पर मूलों का अस्तित्व होता है, ठीक ना। लेकिन अगर 0 से छोटा होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में कहता है 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/β की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। तो 1/α + 1/β, हम इसको क्या करेंगे, पहले भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो ये हो जाएगा एलसीएम अल्फ़ा बीटा। तो ये आपका अल्फ़ा से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। a से a कट जाएगा, क्या बचा -b/c। तो -b/c। अब ये माइनस और b का मतलब होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है -1, तो -1/c। c का मतलब अचर पद होता है, अचर पद कितना है -6, -6 कट गया तो क्या हो जाएगा -1/6। तो -1/6 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। इसमें कहता है समांतर CD -3 4 11 18 का 21वां पद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम पद a कितना हो जाएगा -3, सारवंत d निकालेंगे तो a2 - a1, तो 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 7। आपको निकालना 21वां पद a21, मतलब कि a प्लस कैगो d 20d, एक कम d कर देंगे। a की वैल्यू कितना है -3 और प्लस 20 गुने d का वैल्यू कितना आ गया आपको 7। तो इस तरह से -3 प्लस हो जाएगा 20 से 140। तो 140 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 137। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 कहता है निम्न से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण किसमें कौन है तो देखते हैं। तो इसमें देखिए x³ है और इसको a - b के होल क्यूब पर लाएंगे तो इसमें भी एगो x³ आएगा, क्योंकि a³ होता है तो x³ आएगा। तो इस तरह से x³ से x³ तो ये कट जाएगा, ठीक ना। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है, तो इसमें ये द्विघात समीकरण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर 3a² भी आता है। तो इस तरह से इसमें x² आएंगे तो ये आपका जो हो जाएगा सोल्व करके देखिएगा, हो सकता है। लेकिन इधर देखते हैं तो यहाँ देखिए x पर रूट चढ़ा हुआ है, और जब x पर रूट चढ़ा हुआ है तो ये तो बहुपद ही
नहीं है समीकरण। चलते यहाँ पर अगर गुना कीजिएगा आप, फिर का जोड़ कीजिएगा तो ये आपका त्रिघात बहुपद में चला जाएगा, ठीक है ना, ये फोर्थ घात में चला जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि 60 और 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए की वैल्यू कितना हो गया है 80, डी कितना है, तो डी यहाँ पर ऋणात्मक है, ठीक ना, -4 है, डी A2 - A1 होता है। 76 - 80 कितना हो जाएगा -4। अब हमको कहा है कौन सा पद 0 है, मतलब कि AN 0 दे दिया गया है। यहाँ पर करते हैं AN आपका हो गया 0। फार्मूला क्या होता है A+, तो A+ तो एक बार लिखते चलते हैं A+A कितना है 80 प्लस n-1 इंटू डी आपको मालूम है -4 बराबर 0, ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं n-1 इंटू -4 बराबर, ये प्लस में 80 कौन सी चला जाएगा माइनस में 80 चला जाएगा। तो इस तरह से n-1 बराबर हो जाएगा -80 बटा -4, इसे ही कट जाएगा और ये 20 से कटेगा, 20 × 80, तो n की वैल्यू हो जाएगा 20 और -1 चला जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 21। तो n की वैल्यू कितना हो गया 21, मतलब कि 21वां पद इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 का समांतर सी डी का सामान्य पद दिया गया है। सामान्य पद आपको दिया गया है 6 - 4n। आपसे सार्व अंतर पूछा जा रहा है, तो दो पदों का अंतर। तो अगर हम A1 निकाल लेते हैं पहला पद, तो 6 - 4 के जगह पर 1 डालेंगे तो 4 ही हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगर हम फिर A2 निकालते हैं तो 6 - 4 गुने n के जगह पर 2 डालेंगे तो हो जाएगा 6 - 8 बराबर हो जाएगा -2। अब d क्या होता है, तो d होता है A2 - A1। d क्या होता है A2 - A1, तो A2 है -2 -A1 कितना है 2, तो इस तरह से आंसर कितना हो जाएगा -4। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर A2 - A1 करके हम देखते जाएंगे जो कौन समांतर श्रेणी में है। तो -2 से 4 आया है, ठीक ना, इसका मतलब +6 किया गया है। फिर 4 से -6 पर चला गया है, मतलब कि ये फिर आपका जो इसमें जो है प्लस किया गया, लेकिन इसमें -10 कर दिया गया, इसलिए AP में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये तो पावर बढ़ रहा है तो ये गुणांक में होगा, AP में नहीं होगा। और इसमें देखिए इसमें भी A1 3 से गुना किया गया है, फिर 3 से गुना किया गया, 3 से गुना किया गया, तो जो लगातार गुना किया जाए तो गुणोत्तर श्रेणी में होता है, समांतर श्रेणी में नहीं होता है। तो ये तीनों नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि मूल बिंदु का नियामक है। मूल बिंदु का वैल्यू कितना होता है 0,0। ये जब दो अक्ष काटते हैं तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और इसका वैल्यू x का भी 0 होता है और यहाँ पर y भी 0 होता है, इसलिए 0,0। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में कहता है कि ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है, जिसमें BC QR बटा में BC, QR दिया गया है आपका कितना 2 और BC दिया गया है 3। तो एरिया PQR बटा में ABC क्या होगा। तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग कर दीजिए, तो ये जो भुजा का अनुपात दिया है 2 और 3, इसका आप वर्ग कर दीजिएगा तो एरिया का अनुपात हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 ये जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर एरिया का अनुपात पूछे आप तो भुजा के अनुपात को वो स्क्वायर कर दीजिए, और यदि एरिया दे दे और भुजा पूछे तो आप उसका वर्गमूल कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में कहते हैं आकृति में x का मान बताना है, जो x की वैल्यू क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसकी एक भुजा बढ़ाई गई है, 2 भुजा, और इस तरह से इधर जो बना है एक्स, उसका वैल्यू पूछा जा रहा है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 होता है, तो ये 60 है, ये 50 है, दोनों को जोड़कर हो गया 110। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 70। 60 और 50 110 और 70 180, तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 हो जाता है। अब देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण से जब ये 70 है तो ये एक्स की वैल्यू भी कितना होगा, 70 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने दोस्तों के भी शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिए।